नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेमेस्टर नंबर 3 की यूनिट 1 की। तो जो यूनिट 1 है उसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है ये, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, जो सबसे पहले बात जो यूनिट 1 करती है वो करती है फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि भाई ये फंडामेंटल राइट वाली टर्म इवॉल्व कहां से हुई, कैसे आई। देन उसके बाद पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी एंड वेबर, ठीक है। उसके नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दैट इज राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, दैट इज आर्टिकल नंबर 14 to 18, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं। उसके बाद फिर आपका टॉपिक आता है फंडामेंटल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 19, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसमें सबसे पहले तो ओवरव्यू हमें जानना है, ठीक है। अब अगर मैं बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करूं तो ये जो है ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक नंबर 1 है, बिकॉज इसमें सिर्फ एवोल्यूशन की बात हुई है। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बताऊं तो ये टॉपिक आपके लिए 12.5 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज इसमें आपका प्रॉपर डेफिनेशन आता है जो कि आर्टिकल नंबर 12 में प्रोवाइडेड है। तो प्रॉपर डेफिनेशन आपको स्टेट और ये जो डॉक्ट्रिन्स है ये अगर मिला के पूछा जाएगा तो आपसे 12.5 में इजीली ये आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, जो कि आएगा आपका 12.5 के लिए, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले तो जो इसमें डॉक्ट्रिन्स दी हुई है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, एस्टिमेट एक्सपेक्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्लस आर्टिकल नंबर 14 to 18, ये आपका एक बड़ा टॉपिक बनता है जिसकी वजह से 12.5 के लिए रेलेवेंट है। फिर लास्ट टॉपिक जो आपका आता है वो लास्ट टॉपिक आपका फिर से 12.5 के लिए रेलेवेंट होगा, बिकॉज जो लास्ट टॉपिक है आपका वो भी बड़ा टॉपिक है जिसमें आर्टिकल नंबर 19 पूरी तरीके से कवर करना है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, ये आपका सिलेबस है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जब हमने लीगल हिस्ट्री वाली क्लासेस करी थी तो उसके अंदर हमें समझ में आया था कि जब इनिशियल स्टेज पे जो इंडिया का लॉ था वो किससे चलता था, वो चलता था तो जो इंडियन हिस्टोरिक कल्चर था अपना वो इन दो लॉज पे बेस्ड था, बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू थी। तो उस पॉपुलेशन की वजह से क्या होता था, ये लॉ फॉलो किया जाता था जिसमें कुछ राइट्स होते थे। उसके बाद फिर आया इवॉल्व हुआ, ये लॉ भी रहा और उसमें आ गया इस्लामिक लॉ ऐड हुई। तो जब इस्लामिक लॉ ऐड हुआ तब हमारे इंडिया में आ गया शरिया, ठीक है। शरिया जब आया तब ये दोनों लॉज एक साथ वर्क करने लगे, ठीक है। अब जब ये दोनों लॉज थे तब फिर भी एक अच्छी बात थी कि हमारे पास एक राइट जो हम सबको पता है, दैट इज राइट ऑफ बीइंग हर्ड। राइट ऑफ बीइंग हर्ड हमारे पास तब भी था, मतलब जो भी राजा या बादशाह होते थे वो किसी को भी पनिशमेंट तभी देते थे जब उसकी पूरी बात सुन लेते थे, उसके पक्ष को पूरा जान लेते थे। तो ये राइट हमारे पास तब भी था। मगर उसके बाद आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से क्या हुआ, लॉज में चेंजेस हुए और जो इंग्लैंड का लॉ था वो इंडिया में इंप्लीमेंट करने लगे। और वो भी इस सेंस में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उनके लिए फायदा हो सके, मतलब सब्जेक्ट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट के लिए हो, ऐसा लॉ बनाए गए, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आया तब जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट की डिमांड हुई तो वो इसलिए हुई बिकॉज इंडियंस के पास कोई भी स्पेसिफिक राइट था ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में हुई इंडिपेंडेंस की डिमांड। और इंडिपेंडेंस की डिमांड से पहले जो प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड डिमांड फॉर राइट्स था उसमें सबसे पहले तो आपको समझना है कि पहले कोई भी राइट इंडियंस के पास नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉलोनियल रूल एंड डिनायल ऑफ सिविल लिबर्टीज में समझना है कि कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन वगैरह कोई भी राइट ऐसा नहीं था, ठीक है। देन दूसरी चीज, जो ब्रिटिश जुडिशरी थी वो फेवर करती थी क्राउन को और लिमिटेड राइट्स बेस्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडियंस, मतलब थे बहुत लिमिटेड थे। प्लस अगर इंडिया वर्सेस ब्रिटिश सब्जेक्ट हो रहा है तो ब्रिटिशर्स को बेनिफिट होता था उस लॉ के तहत, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। अब इसमें जो पहली चीज है वो देखोगे तो अर्ली नेशनलिस्ट डिमांड फॉर राइट्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल शुरू होता है और जिन्होंने राइट्स की बात करनी शुरू करी, मतलब राइट्स की बात वहां पे उन्होंने पेश करी शुरू करी, ठीक है। शुरुआत यहां से हुई जिसमें सबसे पहले इन्होंने इंक्लूड करने की बात करी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, मतलब जो लोग का बोलना है और जो प्रेस मतलब मीडिया जो है उसकी फ्रीडम की बात करी। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ,
कि भाई कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो ब्रिटिशर हो चाहे वो इंडियन हो, वो इक्वल होना चाहिए बिफोर द लॉ, मतलब लॉ सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस वो नहीं होना चाहिए, वो सबको एक बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद आती है आपकी नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू ने प्रिपेयर करी थी, और ये क्या था, ये फर्स्ट कंक्रीट ब्लूप्रिंट था, मतलब ये यहां से शुरू हुआ कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड था, पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो कॉमन सी बात है, ऊपर से आ रही है। ठीक है, उसके नेक्स्ट चीज जो इंक्लूड हुई वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट होना चाहिए, जो कि हमारा आज की डेट में आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, तो जो रिलीजन एंड कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने की बात हुई कि भाई जो पर्सन जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहे वो कर सकता है, अपने रिलीजन अपने कल्चर के हिसाब से चल सकता है। देन फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि आज की डेट में राइट टू एजुकेशन का एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल नंबर 21 कैपिटल ए, उसकी बात हुई थी, वो चीज एड ऑन अभी नहीं हुई थी। देन राइट ऑफ माइनॉरिटीज, तो जो माइनॉरिटीज के राइट है, मतलब जो इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके राइट्स की बात हुई थी। ठीक है, देन उसके बाद कराची रेजोल्यूशन को अगर हम देखें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रिपेयर्ड था। ठीक है, तो ये जो है अडॉप्ट हुआ अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया एंड डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम बट सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, तो सोशल और इकोनॉमिकल लेवल पे जस्टिस होना ये भी एक गोल है इंडिपेंडेंस को क्लेम करने का, नहीं तो इंडिपेंडेंस का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अब इसमें जो लिस्ट है वो क्या था, पहला राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, कि भाई फ्रीडम और इक्वालिटी होनी चाहिए सबके बीच में। देन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एक्सप्रेशन, तो भाई रिलीजन और एक्सप्रेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, कि मतलब हर बंदा जो भी अपनी मर्जी का रिलीजन चाहे उसको फॉलो कर सकता है विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है, प्लस एक्सप्रेशन, जो भी बंदा बोलना चाहे वो बोल सकता है विद सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद आता है आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, तो जो एसोसिएशंस है मतलब लोगों का इकट्ठा होना और उनको रजिस्टर्ड सोसाइटी में बना देना, वो चीज अलाउड हो गई। एंड देन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके प्रोटेक्शन की बात हुई। एंड देन लिविंग वेज, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, तो लिविंग वेज मतलब जो आप काम करते हो उसकी जो आपको सैलरी मिलती है दैट इज योर वेज। एंड देन राइट टू वर्क, मतलब आपका काम करने का अधिकार और आपका पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये सब चीजें थी। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट से भी बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस हुई इंडिया में, जैसे कि फर्स्ट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूएस बिल ऑफ राइट्स, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस बिल ऑफ राइट्स से जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो बड़े इन्फ्लुएंस हुए, जो राइट्स हैं उसको उसमें इंसर्ट किया। देन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज यूडीएचआर, तो यूडीएचआर इज अ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जिसके बेसिस पे जिन जिन कंट्रीज ने उसको फॉलो किया उसने अपने डोमेस्टिक लॉज में उन लॉ को ऐड कर दिया एज अ राइट एज वेल एज ह्यूमन राइट्स। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये आपको समझना है दैट इज समरी टेबल। ठीक है, ये मैं सारी चीजें समझा ही चुका हूं, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हम मूव करते हैं आगे। अब ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब कुछ जो एक असेंबली बनाई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके बीच में कुछ डिबेट्स हुई। अब वो डिबेट्स क्या थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन डाला जाए और कौन सा प्रोविजन नहीं डाला जाए। ठीक है, तो इन डिबेट्स में सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि सबसे पहले जस्टिफाइबिलिटी की बात करें। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो राइट्स का सेंस तब बनता है जब उन राइट को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एक अथॉरिटी हो। भाई अगर किसी ने आपका राइट का वायलेशन किया तो आप उस अथॉरिटी के पास जा सको कि भाई इस बंदे ने हमारा राइट का वायलेशन किया है और प्लीज हमें इस चीज की रेमेडी दी जाए। ठीक है, तो आपके पास जस्टिसेबल होना चाहिए, मतलब जो राइट्स हैं वो कोर्ट में इन्फोर्स हो सकते हैं, मतलब जो कोर्ट्स है उनके पास पावर है कि वो राइट्स को इन्फ्रिंज करने वाले, जो पर्सन राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है उसको पनिश कर सकते हैं। और लिमिटेशन ऑन दिस राइट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि अगर राइट आप किसी को एब्सोल्युटली दे दोगे तो वो अपने राइट को एग्जीक्यूट करने के चक्कर में दूसरे के राइट को इन्फ्रिंज करने लगेगा, तो इसलिए लिमिटेशन लगाना बहुत जरूरी है और ये लिमिटेशन होनी चाहिए रीजनेबल लिमिटेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्लासिफाइड है इन 6 कैटेगरीज में। ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, भाई इक्वालिटी है तभी बात है तभी राइट्स है। ठीक है, तो इक्वालिटी के आर्टिकल नंबर 14 टू 18 है। एंड देन राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम मतलब आर्टिकल नंबर 19 टू 22। देन उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 में आता है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 में आता है। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो कि 29 से 30 के बीच में आता है। एंड देन उसके बाद आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल नंबर 32 में आता है। ठीक है, तो ये आपके राइट्स हैं जो कि प्रोवाइडेड है, जो कि डिवाइडेड है, जो क्लासिफाइड है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड एवोल्यूशन। तो ये केस लॉज है, आप देख लोगे। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है, तो आप एक बार देखोगे इसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये केस लॉ है, ये केस लॉ है, तो ये आप देख लोगे। अच्छा, इसमें जो ये वाला केस लॉ है, केशवानंद भारती केस लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसमें एक डॉक्ट्रिन आई थी जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसके अंदर ये चीज आई कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 368 है वो गवर्नमेंट को पावर देता है, मतलब जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसको भी पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है उसको अमेंड किया जा सकता है। बट जब ये वाला केस लॉ आया तो उसमें आई ये वाली डॉक्ट्रिन, और इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि आप चेंज तो कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, मगर उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, बट उसका जो बेस है, जिस बेसिस पे वो बना है, जिस सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सोल आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद दिस इज अनदर केस लॉ। उसके बाद आगे चलते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि है जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इस वाले केस लॉ में हेल्ड हुआ था, ये आधार कार्ड और पैन कार्ड वाली जजमेंट है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो लिंकिंग हुई थी ये इस जजमेंट पे बेस्ड थी कि मतलब इसमें ये चीज चैलेंज किया गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो वायलेट कर रहा है आधार और पैन का डेटा शेयरिंग या डेटा लिंकेज, ठीक है। बिकॉज आधार में आपका डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डेटा दोनों रहता है, तो जिसकी वजह से उसको अगर शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं वो डेटा लीकेज है, ठीक है। तो इस केस में हेल्ड हुआ था क्योंकि दोनों बॉडीज क्या है, गवर्नमेंट बॉडीज है, और गवर्नमेंट बॉडीज होने की वजह से दोनों के पास डेटा एक ही जैसा रहेगा। अगर वहां से लीक होकर किसी प्राइवेट बॉडी पे जा रहा है तो वहां पे प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। प्लस इसमें ये चीज हेल्ड हुई थी कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। देन उसके बाद अब ये देखते हैं एक्सपेंशन थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। इसका मतलब क्या है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल्स में मेंशन्ड है वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल इलेबोरेटेड वर्जन नहीं है, उसको इलेबोरेट किया गया, उसको इंटरप्रेट किया गया, और इंटरप्रिटेशन के बाद उसमें कई सारी चीजें एड ऑन हुई, जैसे आर्टिकल नंबर 22(1) में राइट टू प्राइवेसी, क्लीन इन्वायरमेंट, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल एंड एजुकेशन, ये सारी चीजें उसमें एड ऑन हुई। उसके बाद आर्टिकल नंबर 14 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, ये बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। एंड देन आर्टिकल नंबर 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंटरनेट एक्सेस, ये सब क्या है, ये बाद में ऐड हुआ है। बेसिकली ये क्या है, ये आर्टिकल में ऐड नहीं हुआ है, ये इसके इंटरप्रिटेशन में जजमेंट्स के थ्रू आपको मिलेगा, मतलब आर्टिकल में अमेंडमेंट करके ये चीज नहीं डाली गई है। एंड देन आर्टिकल नंबर 32 दैट इज इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल नंबर 32। देन उसके बाद रोल ऑफ अमेंडमेंट्स एंड पार्लियामेंट, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी उसमें जो आर्टिकल नंबर 19 में थे वो कुछ राइट्स जो है वो हटा दिए गए थे, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको थोड़ा कंट्रोल किया गया था ताकि जो गवर्नमेंट है या फिर जो इंडिया है उसकी सॉवरेनिटी पे कोई दिक्कत ना आए। देन 24th एंड 42nd अमेंडमेंट में क्या था, ये बहुत ही मेजर अमेंडमेंट थी जिसमें फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने की बात हुई थी, मतलब जो पावर है, जो आर्टिकल 368 में जो पावर थी उसमें फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूड कर दिया था कि इसको चेंज करा जा सकता है, बट ये केशवानंद भारती केस में खत्म कर दिया गया, ठीक है। देन उसके बाद 86th अमेंडमेंट जो कि आपका राइट टू एजुकेशन को ऐड करता है आर्टिकल नंबर 21A में, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 21, 19, 15 एंड 16 एंड 32, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो प्रिजनर्स हैं वो भी इसमें कवर्ड होते हैं आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं जो कि आउटसाइड द प्रिजन्स हैं वो भी आर्टिकल 21 का फायदा उठाते हैं, प्लस प्रिजनर्स भी, जो प्रिजनर्स हैं उनके पास भी आर्टिकल 21 में एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड रेगुलर सर्वेलेंस, ठीक है। तो फूड वगैरह इंश्योर करना आर्टिकल 21, रोटी कपड़ा और मकान उसी चीज के अंदर आता है। एंड देन आर्टिकल नंबर 19 जो कि हेल्प्स प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट जो हैं वो आर्टिकल नंबर 19 में अपनी प्रोटेक्शन गेम करते हैं कि वो जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर रहे हैं वो प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल नंबर 19। उसके बाद आर्टिकल नंबर 15 एंड 16 जो है वो बेसिस फॉर अफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स। तो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 15 और 16, जो आर्टिकल नंबर 15 है वो पब्लिक पॉलिसीज की बात करता है और आर्टिकल नंबर 16 एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। तो जो ये दोनों आर्टिकल्स हैं ये क्या है, अफर्मेटिव एक्शन, मतलब किसी को सपोर्ट करने के लिए या किसी को अपलिफ्ट करने के लिए एक्शंस होते हैं, और वो जो है रिजर्वेशन भी इन दोनों आर्टिकल्स में अलाउड है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद सिटीजंस कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट। अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो फॉर इट्स एनफोर्समेंट, ठीक है। उसके बाद आपका कंक्लूजन है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज दिस टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट। पहले अब हमें समझना है स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि हम स्टेट की डेफिनेशन को समझ क्यों रहे। देखो एक ऑब्वियस सी बात है कि जो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है वो पर्टिकुलर एक रेफरेंस की बात होती है कि भाई फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, और फंडामेंटल राइट्स को बचाने की ड्यूटी किसकी है या इन्फोर्स कराने की ड्यूटी किसकी है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको बचाने की या इन्फोर्स कराने की ड्यूटी किसकी होती है, स्टेट की। तो जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाता है
तो वो क्या होनी चाहिए, वो फंडामेंटल के अलाइनमेंट में होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के अलाइनमेंट में, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट, ठीक है। तो एक ये मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये एक सर्कल है, ये हमारा लीगल राइट है, इसके अंदर जो एक सर्कल है ये हमारा फंडामेंटल राइट, ये विद रेफरेंस टू द राइट्स दैट आर वेस्टेड और दैट आर कंटिंजेंट, ठीक है। तो जो लीगल राइट होते हैं जनरली कंटिंजेंट होते हैं, मतलब बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखें तो जो भी इंडिया के अंदर लीगल राइट आ रहा है उसका एवोल्यूशन कहां से हो रहा है, उसका एवोल्यूशन हो रहा है फंडामेंटल राइट से। ये बेसिस ऑफ, ये है आपका फंडामेंटल राइट और ये है आपका लीगल राइट, ये एवोल्यूशन के बेसिस पे है। तो यहां पे क्या है, ये एवोल्यूशन हो रहा है फंडामेंटल राइट से लीगल राइट का, बट यहां पे क्या है, बेस्ड ऑन कि कौन सी चीज आपको कब मिल जाती है। तो ये जो लीगल राइट्स होते हैं ये बनाते हैं, ये कुछ हमें ऐसे राइट्स होते हैं जो हमें कुछ कंडीशंस को पूरा करने में मिलते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस। जो आपका राइट टू ड्राइव है वो आपका बेस्ड ऑन कंडीशन कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है तब आपके पास राइट टू ड्राइव आता है, ठीक है। तो ये लीगल राइट्स हमें तब मिलते हैं जब कुछ कंडीशन पूरी हो जाती है, बट जो फंडामेंटल राइट हमें मिलते हैं वो बाय बर्थ मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब हम पैदा हुए, हम अलाइव हैं, हम जिंदा हैं, हम इस कंट्री में रहते हैं तो हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स मिल गए, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट। तो अब अगर स्टेट की मैं बात करूं तो यहां पे स्टेट का मतलब क्या है, यहां पे स्टेट का मतलब कोई पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह किसी से नहीं है, यहां पे स्टेट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट बॉडी, सीधा सा आप मतलब समझ लो कि गवर्नमेंट बॉडी को बोलते हैं स्टेट। अब इसमें सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन करूं तो सबसे पहले आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट है, ठीक है। उस गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के अंडर आता है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, उस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर आता है लोकल अथॉरिटीज। तो ये तीनों क्या है, ये स्टेट है एज पर द डेफिनेशन अंडर आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये समझना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पैरेलल आता है क्या, पार्लियामेंट। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पैरेलल आता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का रोल क्या है, लॉ बनाने का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल क्या है, उसे एग्जीक्यूट करने का। तो बेसिकली ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुए, स्टेट हुए एज पर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 12। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के साथ क्या आता है, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर क्या है, ये भी स्टेट का पार्ट हो गया विद स्टेट गवर्नमेंट एज पर आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। उसके बाद लोकल अथॉरिटीज क्या है, ये भी क्या है, स्टेट का पार्ट है, जैसे एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दूसरा पंचायत, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये लोकल बॉडीज हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, तो इसलिए क्या है, ये स्टेट है एज पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 12, ठीक है। तो स्टेट की डेफिनेशन हम समझ गए। अब हमें समझना है कि अगर ये सारे बॉडीज मिलके कोई भी एक पॉलिसी बनाए या कोई भी एक लॉ बनाए तो वो लॉ क्या होगा, वो होगा आपका फंडामेंटल राइट्स के अलाइनमेंट में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स के अलाइनमेंट में होना चाहिए इन लोगों की कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ। अगर नहीं होता तो आप आर्टिकल नंबर 32 के अंदर आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो, ठीक। अब समझते हैं एक और इसमें एस्पेक्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट बॉडीज। अब इसमें समझते हैं कि इनडायरेक्टली क्या हो सकता है। अब मान लो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट को फंडिंग कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पंचायत। तो ये क्या होगा, ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा ये भी बन जाएगा क्या, स्टेट एज पर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 12। उसके बाद इसी फंडिंग को, अगर ये तो कंप्लीट फंडिंग हो रही है, अब ये मान लो पार्शियल फंडिंग हो रही है, पार्शियल फंडिंग हो रही है, और पार्शियल फंडिंग में से जो मेजर फंड का पोर्शन है वो कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पंचायत, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये इंस्टीट्यूट क्या हो जाएगा, अगर मेजर फंडिंग आ रही है तो क्या हो जाएगा, स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 12, ठीक है, ये स्टेट माना जाएगा। तो अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जिसको फंड गवर्नमेंट दे रही है तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो फंडामेंटल राइट्स के तहत लॉ बनाए और या फिर पॉलिसीज बनाए अपनी रनिंग की, अपनी वर्किंग की, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका स्टेट। चलिए, तो ये आपका कंपोनेंट एंड एक्सप्लेनेशन है आपका आर्टिकल नंबर 12 का। तो अगर इसकी बेयर रीडिंग में कराऊं तो इसमें आपको सीधी सी बात समझ में आ जाएगी कि दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल अदर एंड लोकल अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे,
दैट इज एक्सपेंशन थ्रू केस लॉ। अब ये जो मैंने आपको फंडिंग वाली बात बताई, ये आपको आर्टिकल में नहीं मिलेगी, ये एक्सपेंशन थ्रू केस लॉ के अंदर आई, मतलब केस लॉ के अंदर वो चीज इवॉल्व हुई। ठीक है, अब ये चीज आपको समझनी है कि जो स्टेट है उसके पास सोवरेन पावर होगी, तभी वो आर्टिकल 12 में स्टेट माना जाएगा। सोवरेन पावर का मतलब क्या है कि उससे ऊपर कोई नहीं। अब आप लोग सोचोगे कि आर्टिकल नंबर 12 में अगर स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट का पार्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट कब से सोवरेन हो गई? भाई सोवरेन होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो ऐसा नहीं है, आपके पास एक प्रोविजन है, मैं बताता हूं कैसे। आपके पास शेड्यूल नंबर 7 है। शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट प्रोवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो इन 3 लिस्ट के अंदर सोवरेन पावर्स हैं। इस लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स गिवन है कि कौन सा सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना सकता है, और इन सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं इन लिस्ट के अंदर, वो सब्जेक्ट्स पे उस गवर्नमेंट की पावर होती है। अगर यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स गिवन है, तो उस पर यूनियन के पास सोवरेन पावर्स है, वो लॉ बना सकती है। स्टेट के पास सोवरेन पावर्स होंगी स्टेट सब्जेक्ट्स पे, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सेंटर एंड स्टेट के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट और यूनियन आ रहे हैं, वो क्या है? सोवरेन। ठीक है, देन उसके बाद ये केस लॉज हैं, ये आप देख लोगे, इसमें से कोई भी 1-2 केस लॉ जो आपको अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे, वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें आपका आता है इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी टेस्ट। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म पढ़ी थी एजेंसी, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल होता है, मतलब एक पर्सन अपने अंडर एक एजेंट को अपॉइंट कर सकता है ताकि उसके बिजनेस को रन करा सके। ठीक है, तो जो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर मान लो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा, एक पर्सन को अपॉइंट करा एज एन एजेंट, ठीक है, या फिर वो वर्क कर रहा है एज एन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो क्या होगा? वो उसको माना जाएगा द पार्ट ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, ठीक है, यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, जो कि बात कर रहा था मैं फाइनेंसेस की, जो फाइनेंशियली है, फंक्शनली है, एडमिनिस्ट्रेटिवली है, जहां पे स्टेट का या फिर गवर्नमेंट बॉडी का कोई भी रोल आता है, तो वो क्या होगा? स्टेट माना जाएगा एज पर आर्टिकल नंबर 12। देन इसके बाद ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, अजय हाथिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसके अंदर क्या है? इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट गिवन है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी टेस्ट या फिर एजेंसी टेस्ट। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था कि अगर कोई पर्सन किसी का एजेंट है, तो वो माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही काम कर रहा है, और प्रिंसिपल अगर गवर्नमेंट है, तो वो क्या होगा? गवर्नमेंट का बॉडी माना जाएगा, गवर्नमेंट का पार्ट माना जाएगा। अ बॉडी इज स्टेट इफ, ठीक है, कैसे? फर्स्ट, एंटायर शेयर कैपिटल वाज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। भाई सारा शेयर कैपिटल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, तो क्या बॉडी हो गई? स्टेट। देन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स डीप फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है गवर्नमेंट, तो वो बॉडी क्या हो गई? स्टेट। बट इस वाली केस में अगर पर्सन ने लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट बैंक से, तो वो स्टेट का पार्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज उसे वो रीपे कर देगा, वहां पे रेगुलर फंड्स नहीं आ रहे। ठीक है, देन मोनोपोली स्टेटस इज कन्फर्ड बाय द स्टेट। भाई स्टेट ने ऐसा कोई नियम बना रखा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने, कि भाई अगर कोई भी ऐसा लॉ आता है या कोई भी ऐसी चीज है, तो इन चीज में डील करने की पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज के पास। ठीक है, देन फंक्शनल कंट्रोल लाइज विद द स्टेट। जो उसका फंक्शन है, जो उस बॉडी का फंक्शन है, उसकी पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। देन पब्लिक इंपॉर्टेंस फंक्शन है, अगर उसका जो फंक्शन आ रहा है, जो भी बॉडी है, उसका फंक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला आ रहा है, तो उसमें वो क्या माना जाएगा? स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 12। दिस इज द हेल्ड जजमेंट ऑफ अजय हाथिया वर्सेस खालिद मुजीब। ठीक है, देन ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर है, तो वो क्या माना जाएगा? स्टेट एज पर आर्टिकल नंबर 12। ठीक है, देन उसके बाद जस्टिसिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि भाई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप कहां जा सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एज पर आर्टिकल नंबर 32, या फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हो एज पर आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, अब वहां पे रेट्स इशू होंगी, रेट्स हमारी अलग यूनिट में है, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इतना समझ लो। ठीक है, देन उसके बाद दीज आर योर नेक्स्ट केस लॉज, इसमें से आप कोई भी 1-2 केस लॉ आप याद कर सकते हो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो आप लोगों ने अगर साइंस का थोड़ा बहुत आइडिया हो आप लोगों को, ठीक है, तो एक्लिप्स क्या होता है? ठीक है, ये अर्थ हो गई, यहां से ऐसे रेज आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे मून हो गया। ठीक, तो ये है एक्लिप्स, मतलब जब अर्थ की शैडो से मून ढक जाए। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे क्या है? अब इसको आप मान लो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये आपका है फंडामेंटल राइट, और ये आपका है लॉ। तो जब तक ये फंडामेंटल राइट बीच में नहीं आया था, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बीच में ये फंडामेंटल राइट जब तक नहीं आया था, तब तक क्या था? ये लॉ क्या था? वैलिड था, वैलिड। मगर जैसे ही फंडामेंटल राइट आ गया, तो हमने ये देखा कि ये जो लॉ बनाया हुआ था, ये अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट था। भाई मान लो कि इस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे टर्म्स थी जो कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट थी,
ठीक है। अब जैसे ही ये फंडामेंटल राइट आ गया तो ये लॉ क्या होगा, ये डोरमेंट हो जाएगा। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये लॉ क्या हो जाएगा, डोरमेंट हो जाएगा। मतलब क्या है, ये लॉ ढक जाएगा इसकी शैडो से, ठीक। और ये कब तक ढका रहेगा, जब तक ये फंडामेंटल राइट एक्टिव है। जिस दिन ये फंडामेंटल राइट हट गया उस दिन ये लॉ क्या होगा, ये वापस से एक्टिव हो जाएगा, यानी कि वैलिड हो जाएगा। समझ आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सिंपल सी इतनी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से और लॉ के बीच में पहले कोई दिक्कत नहीं थी, बट बीच में जब ये फंडामेंटल राइट इंसर्ट हो गया तो इससे क्या हुआ, ये लॉ हो गया इनवैलिड, या फिर डोरमेंट स्टेट्स में चला गया, या फिर एक्लिप्स में चला गया, ठीक है। और ये तब तक एक्लिप्स में रहेगा जब तक ये फंडामेंटल राइट एग्जिस्टेंस में रहेगा। जिस दिन ये फंडामेंटल राइट वॉइड डिक्लेयर हो गया उस दिन ये लॉ वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। ये आपका केस लॉ है। उसके बाद आगे चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हो रही है, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। बट जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने या इनैक्टमेंट होने के बाद जो लॉ बन रहे हैं, वो लॉ वैलिड होंगे तभी जब वो फंडामेंटल राइट्स के अलाइनमेंट पे होंगे। भाई अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो वो लॉ क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, वॉइड, ठीक है। उनपे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं लगेगी, ये उनपे लगेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले के लॉज है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसको रिलेट करना है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लू पेंसिल रूल से, ठीक है, ब्लू पेंसिल रूल से रिलेट करना है। अब हमने क्या समझा था कि भाई मान लो ये एक थाली है, इसमें ये वैरायटी की डिशेस प्रेजेंट है और ये नान है, ठीक है। अब इसमें से सिर्फ ये डिश क्या है, नॉन वेज। तो अगर किसी वेजिटेरियन पर्सन को ये थाली कंज्यूम करनी है तो ये क्या करोगे, इस डिश को रिमूव कर दोगे तो ये क्या हो गई, वेजिटेरियन थाली, ठीक है, वेज थाली हो गई, ठीक। तो ये क्या बन जाएगी, वेजिटेरियन थाली के रूप में आ जाएगी और ये कोई भी पर्सन कंज्यूम कर सकता है जो कि वेजिटेरियन है, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे क्या है, ये चीज इसको सेपरेट कर दिया गया, सेवरेबल कर दिया गया, ठीक है। तो वैसे ही लॉ में होता है कि अगर कोई पोर्शन, जैसे मान लो एक एक्ट है, ये एक एक्ट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 सेक्शंस हैं। अब इन 5 सेक्शंस में से सपोज सेक्शन नंबर 2 वो वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उस एक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए उस सेक्शन नंबर 2 को हम कर देंगे रिमूव, हटा देंगे उसको। तो अब बचेगा क्या, सेक्शन नंबर 1 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये सेक्शंस बचेंगे तो ये क्या होंगे, ये वैलिड लॉ की तरह प्रिवेल करेंगे इन द सोसाइटी, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 2 हटाने से कहीं ये ना हो कि लॉ का सारा एसेंसी खत्म हो जाए। मान लो सेक्शन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, उसके बिना बाकी सेक्शंस का कोई रेलेवेंस नहीं है, तो उस केस में सेक्शन नंबर 2 नहीं हटाया जा सकता। उस केस में पूरे लॉ को वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में पूरे लॉ को वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट अगर सेक्शन 2 को हटाया जा सकता है और बाकी लॉ पे असर नहीं पड़ेगा तो सेक्शन नंबर 2 को हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी चीज इसमें देखनी है कि जो लॉ होगा वो फंक्शनल रहे और जो लेजिस्लेचर का इंटेंट है वो भी एक्टिव रहे। भाई मान लो कोई भी लॉ बनाया जाता है, मान लो एनडीपीएस एक्ट बनाया गया, और जो एनडीपीएस एक्ट है उसका रोल क्या है, जो ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं उनको रोका जाए, ठीक है, उसको रेगुलेट किया जाए। अब मान लो उसमें से कोई एक ऐसा प्रोविजन हटाया गया तो जो लेजिस्लेचर का इंटेंट था उस ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को रोकने का, वो इंटेंट ही फेल हो जाए तो उस केस में ऐसा सेवरेबिलिटी नहीं लगेगी, उस पूरे लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। देन दीज आर योर केस लॉज, ठीक है, ये आप देख लोगे। और ये क्राइटेरिया फॉर सेवरेबिलिटी जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। बैड पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम गुड पार्ट, ठीक है। सेपरेट होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे दो लिक्विड्स को अगर मिक्स कर दो, दूध और पानी को अगर मिक्स कर दो तो सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेजिस्लेचर इंटेंट इज नॉट डिफीटेड, भाई जिस पर्पस से वो एक्ट बनाई गई वो डिफीट नहीं होना चाहिए। एंड देन व्हाट रिमेन्स मस्ट बी वर्केबल, जो बच जाए उसको इन्फोर्स कराया जा सके, ऐसा ना हो कि उसको इन्फोर्स ना कराया जा सके। देन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर आती है, ठीक है। वेवर का मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना, ठीक है, कि भाई आपको फंडामेंटल राइट्स मिले और आपने उसको छोड़ दिया, त्याग कर दिया उसको, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, क्या कोई पर्सन फंडामेंटल राइट्स को छोड़ सकता है? द आंसर इज नो, नहीं छोड़े जा सकते। इनफैक्ट आपका पास राइट टू लाइफ है तो आपके पास राइट टू डाई नहीं है, बिकॉज आप अपनी राइट टू लाइफ को नहीं छोड़ सकते एट नो कॉस्ट, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड एज दे आर कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें हमें कौन दे रहा है? फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलते हैं। सर्व पब्लिक इंटरेस्ट, वो सर्व करते हैं क्या? पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे वो बनाए गए हैं, एंड नॉट मेरली पर्सनल राइट्स, तो सिर्फ पर्सनल राइट्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है उसे हम वेव ऑफ नहीं कर सकते। देन दीज आर योर केस लॉज, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स, ये है एक्सेप्शन कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, मतलब ए एक कंपनी है और बी एक कंपनी है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ए एक्स प्लेस पे काम करेगा और बी वाई प्लेस पे काम करेगा, ठीक है।
वाई प्लेस पे। तो ये क्या है, ये एग्रीमेंट वैलिड है, ठीक है। हालांकि इन दोनों के पास फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का प्लस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, ठीक है। मगर इन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, मतलब जो सिविल टाइप के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको वेव ऑफ किया जा सकता है विद कंसेंट, विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट अगर यही कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने लगे, सपोज दैट ये दोनों मेडिकल ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है, मेडिकल ड्रग्स की कंपनी है और ये दोनों क्या करते हैं, मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हैं और ये एक काम का ये करे कि इस चीज को बहुत महंगा करते हैं। मतलब एक सपोज दैट क्रोसिन मेडिसिन है, क्रोसिन मेडिसिन इस स्टेट में, मतलब इस प्लेस पे बहुत महंगी हो जाए, तो उस केस में बी यहां पे एंटर कर सकता है, तो ये क्या होगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो वेवर हो रहा है वो क्रिमिनल इन नेचर नहीं हो सकता, क्रिमिनल इन नेचर नहीं होगा, बिकॉज आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके ये नहीं कह सकते कि भाई इस पर्सन को मार दो या मुझे मार दो, ठीक है। तो दैट इज नॉट अलाउड, वो चीज वेव नहीं हो सकती। जो कोर फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वेव नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, जो डॉक्ट्रिन हमने पढ़ी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, सेवरेबिलिटी, वेवर, ये सब कहां पे है, आर्टिकल नंबर 13 में है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दिस इज योर कंक्लूजन, ठीक है, ये कंक्लूजन पार्ट है, आप देख लोगे, इसमें समझाने के लिए कुछ भी है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अब हमें ये समझना है कि व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि क्या है इक्वालिटी का प्रिंसिपल, मतलब इंडिया में जो लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, बराबरी की, वो किस बेसिस पे करते हैं वो हमें समझना है। तो आर्टिकल नंबर 14 इसका रूट है, आर्टिकल नंबर 14। और आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि भाई सारे लोग एक बराबर होंगे और सब लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का, ठीक है। मतलब सब लोगों के लिए लॉ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। और इसका जो टेक्स्ट है वो ये कहता है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मतलब जो लॉज बनाए जाएंगे वो सबके बेनिफिट के लिए बनाए जाएंगे, सबको ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अब टू कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिश ओरिजिन है, और दूसरा है इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि अमेरिकन ओरिजिन। तो ब्रिटिश ओरिजिन ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ, कि भाई लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब सब लोग लॉ के नीचे आते हैं, ठीक है। और जो अमेरिकन लॉ है वो ये कहता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। दैट इज परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन नॉट आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, जो आपको जरूरत है, भाई सबको अगर एक बराबर आप रखोगे, देखो दो चीजें आपको बता देता हूं मैं, एक इक्वालिटी होता है और एक कंसेप्ट होता है इक्विटी, ठीक है। तो इक्वालिटी और इक्विटी के दो कंसेप्ट है। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि आपके पास 10 रुपीज थे, ठीक है, और आपने इनको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 5 ईच, ठीक है। ए और बी दो लोग थे, ठीक है। अब इनको मान लो ए को जरूरत थी कितनी, 4 रुपीज की, ठीक, और बी को जरूरत थी 6 रुपीज की, ठीक है। बट आपने इक्वालिटी का प्रिंसिपल लगाया और आपने दोनों को एक बराबर मात्रा दे दी, तो यहां पे ए का तो काम हो गया पर बी का काम नहीं हुआ, रुपए कम पड़ गए, ठीक है। तो इसलिए इक्वालिटी यहां पे काम नहीं करेगा। अगर यहां पे इक्विटी का कंसेप्ट लगाया जाए तो यहां पे क्या होगा, आप ए पर्सन को दोगे 4 रुपए जिसको जितनी जरूरत है, और बी को दोगे 6 रुपीज, ठीक है। ए को दोगे 4 और बी को दोगे 6, जिससे दोनों का काम बढ़िया से चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जरूर हुआ कि भाई एक पर्सन को आपने ज्यादा दिए और एक पर्सन को आपने कम दिए, मगर वो जो डिस्क्रिमिनेशन था वो रीजनेबल था, मतलब जरूरी था, और वो चीज अलाउड है एज पर इंडियन लॉ, बिकॉज इंडियन लॉ जो बेस्ड है वो यूएस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि टू ट्रीट अनइक्वली इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन इफ इट इज बेस्ड ऑन रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे अभी बीच में एक प्रोविजन आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक प्रोविजन आया था, जो ओबीसी पर्संस हैं, ठीक है, उसमें क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो ये दो लेयर्स होती है। तो जो नॉन क्रीमी लेयर्स के पर्सन होते हैं ओबीसी कैटेगरी के, उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, बट जो क्रीमी लेयर के होते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो दैट इज बेस्ड ऑन रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन वो क्या है, जो कि आया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली में, ठीक है। तो ये केस का नाम आप याद रखोगे। इसमें दो चीजें आती हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रेशियल नेक्सस, ठीक है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब क्या है, देयर मस्ट बी अ रीजनेबल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आप डिवीजन कर रहे हो बिटवीन टू सेट्स,
ठीक है, तो वो जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए, जो डिवीजन होना चाहिए, वो किसी ना किसी रीजन पे बेस्ड होना चाहिए, आपकी मनमानी हरकतों पे नहीं। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास लेजिटिमेट रीजन है तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो बिटवीन द ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद रेशनल नेक्सस क्या है कि जो डिफरेंशिया आपने बनाया है उसका नेक्सस होना चाहिए आपके ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्सस मतलब मिली भगत, कि भाई आपने जो भी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया है वो आपके ऑब्जेक्ट तक पहुंचाने में आपको हेल्प करना चाहिए। अगर वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं पहुंचा पा रहा है तो वो बेकार है, उस क्लासिफिकेशन का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, देन दीज आर योर केस लॉज, ये आप देख लोगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ये हमारा नेक्स्ट है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। मतलब क्या है कि आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या होता है, मन मुताबिक काम करना। भाई मेरी मर्जी थी, जैसे मान लो कि मेरी कोई पर्टिकुलर कास्ट है, मैं उस कास्ट को प्रमोट कर रहा हूं, या मेरा कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, मैं उस रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूं, तो दैट इज नोन एज आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, जो कि जो डिफरेंशिया होना चाहिए, जो डिफरेंसेस होने चाहिए, जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हो वो बेस्ड ऑन फेयरनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस एंड रीजनेबलनेस होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जो भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो वो फेयरनेस पे बेस्ड होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी मतलब मन मुताबिक नहीं होना चाहिए, और रीजनेबल बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद ये केस लॉ है, फिर आगे बढ़ते हैं, ये केस लॉज आप देख लोगे। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 15 पे आते हैं, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि भाई आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन दीज बेसिस, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो आप इनमें से एक या इन सभी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, बट डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, मगर आप किसी के वेलफेयर के लिए स्कीम बना सकते हो एज पर आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 एंड 15 क्लॉज 2। ये जो आर्टिकल नंबर 15 है ये आपको याद रखना है, ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो जॉब्स और पॉलिसीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मगर इन्हीं आर्टिकल्स में इनका तोड़ भी दिया हुआ है कि अगर कोई फैक्टर्स आ जाते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज जो आर्टिकल नंबर 15(1) और 15(2) में दी हुई है कि जो एक्सेस टू शॉप है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, वेल, टैंक, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीजों पे आप डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रही है तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। मतलब ये बेशक किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा ओन्ड हो, मगर वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन दीज केसेस। अगर वो शॉप है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, वेल है, टैंक है, या प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा कुछ भी ऐसा है, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, बेशक वो प्राइवेट पर्सन द्वारा ओन्ड क्यों ना हो। ठीक है, देन उसके बाद दिया था आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 एंड 4 जो कि एक्सेप्शंस है। कैसे? आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 बात करता है वुमेन और चिल्ड्रन की। आप लोगों ने एक एक्ट का नाम सुना होगा, दैट इज पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है, एंड देन दूसरा आपने जेजे एक्ट सुना होगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों ने अगर वुमेन की बात करूं तो डीवी एक्ट सुना होगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सुना होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये स्पेसिफिकली लॉ बनाए गए ताकि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जा सके, और ये वाला लॉ बनाया गया ताकि चिल्ड्रन को अपलिफ्ट किया जा सके। ठीक है, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 है वो बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। ठीक है, तो एससी, एसटी एंड बैकवर्ड कास्टेस जो है उनको आप प्रमोट कर सकते हो बाय मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस। इसी में आ जाता है आपका ईडब्ल्यूएस। ठीक है, देन उसके बाद ये आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 है जो कि 93rd अमेंडमेंट में आया था, और रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसने अलाउ किया था, इंक्लूडिंग प्राइवेट, अनएडेड, एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो एस्टैब्लिश होते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 26 to 30 वो चीज एक्सेप्टेड है, बट जो रिजर्वेशंस हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो अलाउड है एज पर दिस आर्टिकल। ठीक है, देन दीस आर योर केस लॉज। उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 है, 5 है या 16 क्लॉज 4 है, 16 बेसिकली जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो ये सब क्या है, ये आपका कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि मतलब आप किसी को कंपनसेट करना चाहते हो या किसी को अपलिफ्ट कराना चाहते हो, स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को, क्योंकि अगर पूरी सोसाइटी को डेवलप करना है तो हर एक मेंबर को डेवलप करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जो है ये अलाउड है एज पर दिस आर्टिकल्स। ठीक है, देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल नंबर 16 का टेक्स्ट कुछ इस तरीके से है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ पब्लिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो अगर स्टेट का कोई ऑफिस है तो उसमें अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें हर इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब प्रोविजंस क्या है ये देख लोगे, दैट इज आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 and 2 दैट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर आर्टिकल नंबर 15, दैट इज रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, कलर एक्सेट्रा। ठीक है, देन आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3 दैट इज पार्लियामेंट में मेक रेसिडेंस बेस्ड लॉज फॉर सर्टेन पोस्ट। ठीक है, तो कुछ पोस्ट ऐसी हो सकती हैं
जहां पे आपको उसके नियर बाय रहना जरूरी होगा या फिर उस डोमिसाइल में रहना जरूरी होगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोविजन बना सकता है पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू द नीड। एंड आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 दैट अलाउज रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड क्लास का अगर कोई है तो उसको रिजर्वेशन अलाउड है। एंड आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 कैपिटल ए एंड 4B दैट वाज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एंड रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC एंड STs, ठीक है। तो ये चीज है। देन उसके बाद बात करते हैं इसकी, दीज आर द केस लॉज, ठीक है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? अब लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी अगर कोई रीजनेबल उम्मीद है, जैसे मान लो एक पापा अपने बच्चे से रीजनेबल उम्मीद लगाते हैं कि वो ड्रिंक या फिर स्मोक नहीं करता होगा, तो दैट इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, दैट इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अलाउड होनी चाहिए। सिमिलरली जो प्रोसीजरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन केस ऑफ लॉ, जैसे मान लो आप किसी भी DM के ऑफिस में गए तो आपके वहां पे एक एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, जिस तरीके से अलग लोगों को मिलता है, जिस तरीके से ऑर्डिनरी वहां पे लोगों को मिलता है, सेम ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। तो ये क्या है? आपकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली तो कहीं भी मेंशन नहीं है किसी भी आर्टिकल में, बट ये आर्टिकल नंबर 14 का एक पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 का ये एक पार्ट है, ठीक है। इट इज नॉट अ लीगल राइट बट अ प्रोसीजरल फेयरनेस प्रिंसिपल, ठीक है, कि भाई प्रोसेस जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे आप मान लो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, वहां पे आप मान लो 5 लोग गए थे और वैकेंसी थी 1, ठीक है। अब हो सकता है कि 2 लोगों ने इंटरव्यू दिया हो, बाकी 3 लोगों को बिना इंटरव्यू के भी वापस कर दिया, ठीक है। तो अगर रिटर्न कर दिया तो ये नहीं कह सकते कि उनकी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट उनका इंटरव्यू लिया जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन 2 लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, बाकी लोगों को वापस कर दिया। बट यही अगर पब्लिक की जगह, प्राइवेट की जगह पब्लिक इंप्लॉयमेंट है, ठीक है, पब्लिक इंप्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी है और वहां पे 100 कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू देने अगर गए हैं और 100 में से वैकेंसी सिर्फ 5 की भी है, तब भी वहां पे इंटरव्यू सारे लोगों का होगा, 100 के 100 लोगों का होगा, एंड देन उसमें से 5 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। दैट इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक। उसके बाद दीज आर योर केस लॉज। फिर चलते हैं आर्टिकल नंबर 17 पे, दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब किसी को अछूत बोलना इज अबॉलिश्ड, ठीक है। अगर किसी पर्सन को अनटचेबल बोला जा रहा है तो एनी फॉर्म में, तो क्या है, अलाउड नहीं है, दैट इज नॉट अलाउड बाय द लॉ, ठीक है। अब इसमें 2 चीजें आ जाती हैं कि भाई अगर कोई करता है तो उसके पास 2 राइट है, या तो आर्टिकल 17 के वायलेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, प्लस उसके पास लीगल राइट भी दे दिए गए SC/ST एक्ट में और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में, ठीक है। तो इन दोनों एक्ट में उसके पास लीगल राइट है कि वो केस कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है। एंड देन दीज आर योर केस लॉज। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को अगर हम देखें तो कोई भी टाइटल अलाउड नहीं है, जैसे सर, नवाब, ठीक है। तो ये सब टाइटल्स आर नॉट अलाउड। और ये जो है 2 चीजें एक्सेप्शंस हैं, पहला मिलिट्री है और दूसरा एकेडमिक। पहला मिलिट्री और दूसरा एकेडमिक, 2 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो अगर कोई मिलिट्री टाइटल मिल रहा है जैसे कर्नल, जनरल, ठीक है, सूबेदार, ये सब चीजें क्या है, ये चीज अलाउड है एज पर द आर्टिकल 18। एज वेल एज जो एकेडमिक टाइटल है, जैसे आप लोग मुझे सर बोलते हो, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, ठीक है। देन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज इंडियन सिटीजन्स जो है वो बाहर मतलब फॉरेन कंट्री से भी टाइटल नहीं रिसीव कर सकते या एक्सेप्ट कर सकते, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, पद्मश्री अवार्ड जो दिए जाते हैं वो चीज अलाउड है एज पर द इंडियन लॉ, ठीक है। ये आपकी समरी टेबल है जो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक की बनाई हुई है मैंने, ये आप एक बार देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें डिटेल में आपको बता चुका हूं। एंड देन दिस इज योर कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये कंक्लूजन का एंडिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीडम्स क्या है आर्टिकल 19 में, ये आपको ध्यान रखना है। टेक्निकली 6 काइंड की फ्रीडम्स है, मतलब 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स है। दैट इज आर्टिकल नंबर 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e) एंड 19(1)(g), ठीक है। तो ये फ्रीडम्स अवेलेबल हैं एज पर योर शेड्यूल, ठीक है। अब इन फ्रीडम्स में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपको अगर आर्टिकल वाइज याद हो, क्लॉज वाइज, तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आती है कि भाई आपकी जो मर्जी आए आप बोल सकते हो, आपकी जो मर्जी आए वो एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको सबसे पहले चीज समझनी है कि जो एक्सप्रेशन होता है ये 2 टाइप से होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। तो 2 तरीके से होता है। तो अगर वर्बल है, यहां पे आप ओरली बोल रहे हो, ठीक है, तो आप ओरली बोल सकते हो। मगर जैसे कोई छोटा बच्चा है, जैसे मैंने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बाय बर्थ मिल जाते हैं, तो छोटा बच्चा है उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आती है, जहां पे वो जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, इन सब के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन है।
देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। भाई आप लोग 4, 5, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हो, एक जगह पे इकट्ठा हो सकते हो जहां पे अलाउड हो, जो पब्लिक प्लेस हो, या फिर आपने कोई पार्टी वगैरह हॉल बुक करा हुआ है तो, और वहां पे हथियार अलाउड नहीं है, ठीक है। देन फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो बेसिकली आपके मान लो 4-5 जिगरी मित्र हैं और आप लोग कुछ पब्लिक वेलफेयर करना चाहते हो तो आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। टेक्निकली आप अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करा सकते हो एज पर द इंडियन लॉ। देन फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप पूरी इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। जहां भी आप चाहे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आप सेटल हो सकते हो, घूम सकते हो, रह सकते हो, ठीक है। देन लास्ट आपका आता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। तो ये आपका लास्ट है कि भाई आपको जो चाहे आप वो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इन सब भी जो आपके ये सारी चीजें हैं इन सभी के अंदर आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आती हैं कि भाई आपका फुल राइट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपका जो इंडिया का प्रोसीजरल लॉ है उसको फॉलो आपको करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आर्टिकल 19(1)(a) जो की बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका आ जाता है आरटीआई। आप लोगों ने सुना होगा कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो भी हमारा एक राइट है, दैट इज अ लीगल राइट। और जो लीगल राइट हमेशा कहीं ना कहीं से अपनी बैकिंग बना रहा होता है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। तो आरटीआई इज योर राइट, जो कि इस आर्टिकल के तहत आया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आती है, प्लस कॉमर्शियल स्पीच, राइट टू रिमेन साइलेंट, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सारी चीजें इसमें ही आ जाती हैं। ये एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज योर आरटीआई, ठीक है। देन दीज आर योर इंपॉर्टेंट केस लॉज, ये आप देख लोगे, इसमें से कोई भी आप 1-2 केस लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे याद करके लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 19(1)(b), ठीक है, दैट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि आप असेंबल हो सकते हो, कहीं भी इकट्ठा हो सकते हो, गैदर हो सकते हो। इसमें आपको याद रखना है कि आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। हथियार हो गए तो आप बोलो फंडामेंटल राइट है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देन दीज आर रेलेवेंट केस लॉ। उसके बाद फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, भाई आप एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हो, ये भी समझा चुका हूं मैं, ठीक है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल 19(1)(d) यानी दैट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, आप कहीं भी चाहे घूम सकते हो और कहीं भी चाहे रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये केस लॉज हैं आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस का, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका एक दिन मन करा, आप दुग्गल साहब टाइप के आदमी हो, आपका मन करा एक दिन भाई चलो हम एमबीबीएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए आपको, मेडिकल प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए एमबीबीएस की डिग्री एज पर द लॉ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ द लैंड आपको फॉलो करना है, जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है वो आपको गैदर करनी है, और वो करने के बाद आप कोई भी प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपका लॉफुल ऑक्यूपेशन होना चाहिए, मतलब जैसे मान लो आप लीगल बैकग्राउंड में जाना चाहते हो या आप मेडिकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, तो लॉफुल ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, आपके पास उसकी जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी है, ठीक है। जैसे आपको अगर एडवोकेसी प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आप रजिस्टर्ड एडवोकेट होने चाहिए एट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो आप एडवोकेसी को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो कि क्लॉज 2 से लेकर क्लॉज 6 तक हैं, क्योंकि आपको अगर एब्सोल्यूट दे दिया जाएगा ये सारे राइट्स तो आप फिर गवर्नमेंट के भी नहीं मानोगे, ठीक है। तो इसलिए आपके पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, और वो क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका फर्स्ट, सोवरेनिटी। अगर आपकी फ्रीडम से सोवरेनिटी मतलब सुप्रीमेसी ऑफ इंडिया पे इफेक्ट आता है तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। देन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी पे दिक्कत आ रही है तो नहीं मिलेगा। देन फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, कोई फॉरेन स्टेट है, इंडिया का दोस्त है, उसके खिलाफ आपने उल्टा पुल्टा बोल दिया तो आप अरेस्ट हो सकते हो। पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया अपनी स्पीच से तो अरेस्ट हो सकते हो। डिसेंसी और मोरालिटी के अगेंस्ट आपने बोल दिया तो आप अरेस्ट हो सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगेंस्ट बोल दिया तो आप कर सकते हो, अरेस्ट हो सकते हो। डेफेमेशन कर दिया, किसी का मानहानि कर दिया तो भी आपके अगेंस्ट केस किया जा सकता है फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस कर दिया, आपने किसी ऑफेंस को भड़का दिया या फिर किसी ऑफेंस को प्रोवोक कर दिया तो वो चीज आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम में कवर नहीं होती। तो अगर आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन चीजों पे जा रही है तो आपके पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है, इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है ये आपको देखनी है, दैट इज सोवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन अगर कोई स्पेशल ऑर्डर पास है जैसे कर्फ्यू का, जो अभी तक सेक्शन 144 सीआरपीसी में था, अब बीएनएसएस है, तो अगर कोई भी कर्फ्यू वगैरह का ऑर्डर है तो आप उस चीज पे नहीं कह सकते कि आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली है, ठीक है। देन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सेम, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे अगर कोई भी दिक्कत आ रही है
तो आपकी फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इनके अगेंस्ट आपकी फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आर्टिकल नंबर 15, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस। भाई आपके पास मूवमेंट और रेसिडेंस का राइट तो है, बट लिमिटेड क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के अगेंस्ट लिमिटेड है कि भाई जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें वायलेट नहीं होना चाहिए, प्लस प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। भाई आपको ऐसे एरिया में जाना अलाउड नहीं है, वहां पे परमिशन लेनी पड़ सकती है जो शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर्ड एरिया है, ठीक है, जहां पे पर्टिकुलर ट्राइब के लोग रहते हैं जो अपने नेचर के अकॉर्डिंग आप पे अटैक भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसे एरिया में आप जाते हो और आप पे अटैक हो जाता है तो आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो क्या है फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन, इसमें क्या है, जो भी आपके रिस्ट्रिक्शंस लॉ लगाता है, जो क्वालिफिकेशंस या टेक्निकल या प्रोफेशनल दोनों टाइप की, वो सारी रिस्ट्रिक्शन आपको माननी पड़ेगी, अदरवाइज वो आप प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देन उसके बाद प्रिंसिपल्स इन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 19, वो देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, पहला रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, कि भाई बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरी है जिसका कोई बेसिस नहीं है, प्लस बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, मतलब जिसको फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। देन टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस है वो प्रोपोर्शनल वे में होनी चाहिए, ठीक है। द लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव टू अचीव ऑब्जेक्ट, मतलब आपको जैसे बोला जाता है ना कि जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा कम हिंसा जहां पे करनी पड़े वो सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट है। तो सिमिलरली जो रिस्ट्रिक्शन सबसे कम हो और आपका ऑब्जेक्ट भी फुलफिल हो जाए, वो रिस्ट्रिक्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है। देन पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस इंडिविजुअल राइट, ठीक है। तो स्टेट मस्ट बैलेंस बिटवीन राइट एंड सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। तो स्टेट को बैलेंस करके चलना है, और ये जजमेंट के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये फाइनली आपका कंक्लूजन आ जाता है। इसी के साथ हमारी यूनिट 1 हो गई खत्म, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 की जो कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट 1 है वो हमने आज खत्म कर ली। अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।